नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल नंबर। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जारी है। 1 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है और लॉकडाउन के समय में सभी तरीके के बाजार बंद कर दिए हैं। इस समय सिर्फ इसेंशियल चीज़ें, जिस तरीके से जो ज़रूरी सामान है उसी की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके चलते दूध की बात कर लेते हैं तो दूध लॉकडाउन के समय में कितनी बिक्री घटी है, इसकी कितनी खपत हुई है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको बता दूं कि लॉकडाउन के समय में दूध की बिक्री में कितनी कमी आई और लॉकडाउन के समय से पहले कितनी खपत होती थी दूध की और अब क्या असर पड़ा है इसकी बात करें दूध की बिक्री पर लॉकडाउन के समय में तो 9% की कमी आई है। पूरे देश की अगर बात करें तो सिर्फ 9% की कमी आई। अगर ये 9% की कमी दूध की बिक्री में आई है तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या सिर्फ 9% दूध में जो सामान्य समय था वहीं पर दूध जो 9% था उसी से काम हो जाता था। शादी ब्याह जो होते थे, पार्टीज होती थी, दुकानों में जो मिठाइयाँ बनती थी, चाय के स्टॉल्स जो लगते थे, इस तरीके से जो तमाम दुकानें या पार्टीज और शादी होती थी वहाँ पर जो दूध की पूर्ति होती थी क्या सिर्फ 9% में होती थी। एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पर कि 9% दूध क्या देश भर के जो शादी पार्टी हैं इनको निपटाने के लिए काफ़ी है या फिर पूर्ति करने के लिए कोई और भी तरीका आजमाया जा रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कृत्रिम दूध और मावे की, जो कि होली और दिवाली पर जैसे कि त्योहारों पर हमेशा जब छापेमारी की जाती है तो नकली दूध और मावा पकड़ा जाता है। तो क्या सिर्फ 9% दूध ही काफ़ी था ये पूर्ति करने के लिए या फिर ये जो मावा और दूध सिर्फ त्योहारों के समय पर पकड़ा जाता है उससे भी काम चला? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। जानते हैं उनसे दूध की बिक्री और खपत के बारे में। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। धन्यवाद। अजय जी, दूध की बिक्री की बात करेंगे। लॉकडाउन के समय में 9% का डिफरेंस आया है, तो आपको क्या लगता है सिर्फ 9% में क्या सामान्य समय में ये पूर्ति हो जाती थी या फिर कोई और भी कारण है? देखिए, सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार हम दूध के क्षेत्र में खड़े कहाँ हैं। मैं थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ आपको। सन 2018 की हमारी एक दूध नीति बनी है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। जब ये उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 के नाम से है और सरकार ने इसको बनाया, जिसके अंदर उन्होंने दूध के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एक गोकुल पुरस्कार भी रखा, नंद बाबा पुरस्कार भी रखा और जो टोटल जिसकी वजह से यहाँ पर दूध का उत्पादन बढ़े। और भारत के अंदर सबसे अधिक जो गौवंशीय या गौ महिषवंशीय पशु जो पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में गाय और भैंसों की संख्या जो है लगभग 19.6 और 30.6 मिलियन है, इतनी है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश को भारत की खाद्य टोकरी के रूप में भी जाना जाता है। तो जो आंकड़े हमारे पास में यदि उनकी हम बात करते हैं कि 2015-16 में जो दूध के क्षेत्र में जो उत्पादन रहा वो जो लगभग 26.38 मिलियन टन है, यानी कि 335 ग्राम प्रतिदिन जो है पर व्यक्ति मिलता है। और पूरे देश का जो दूध का उत्पादन है वो 155.49 मिलियन टन रहा। और उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो टोटल जो आप 17% कह रहे हैं वो जो है लगभग 16.97% है। जब ऐसे में ये हिस्सेदारी है और उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश के अंदर लगभग 5वें हिस्से के बराबर दूध उत्पादित करता है और वहां पर ये स्थिति है। और जो दूध के जो जितने भी संगठित क्षेत्र हैं उनके द्वारा दूध का जो प्रसंस्करण होता है वो 12% से भी कम हो पा रहा है, जबकि भारत का जो औसत दूध प्रसंस्करण 17% है। और गुजरात की हम बात करते हैं जहाँ से अमूल निकला था, अमूल का जो दूध का प्रसंस्करण है वो लगभग 49% है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में दूध नीति बनाई गई 2018, जिसका उद्देश्य था इसको 30% तक लेकर जाना है हमें। और ये इसको कोशिश की जा रही है लेकिन उसमें नहीं हो पाया है। अब हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन की। हम बात करें कि जिस तरीके से दूध का उत्पादन जो है
तो वही है, लेकिन सप्लाई में कहीं ना कहीं कमी हमें देखने के लिए मिल रही है, चाहे राजस्थान के आंकड़े हों या उत्तर प्रदेश के आंकड़े हों। और इन आंकड़ों को यदि हम जब कैलकुलेट करते हैं तो साफ साफ इशारा करता है कि वो जो है कहीं ना कहीं नकली दूध बन रहा था, जिसकी खबरें हमने जो है मीडिया के अलग अलग माध्यम से छापे पढ़ते हैं तो सामने आता है कि नकली खोया पकड़ा गया, सिंथेटिक दूध पकड़ा गया, या शकरकंदी मिलाई गई, या केमिकल मिलाया गया। और ये सब कुछ जो है कहाँ पर दिखाई देता है कि छोटी छोटी जो डेयरियां होती हैं जो खुला दूध सप्लाई करते हैं हलवाई के यहाँ, या फिर कैटरिंग वालों के यहाँ, या चाय की दुकानों पर, या फिर हम कहें शादी ब्याह में इस्तेमाल होता है, उसके अंदर ये चीजें होती हैं। तो जो टारगेट था तो उसमें ये बातें भी छन छन के बाहर आई कि जो बाहर की जो कंपनीज हैं वो जो है इनको हायर करती हैं और ये सप्लाई कराती हैं, जिससे कि उनका डब्बा बंद दूध जो है दुकानों पे बिक सके। क्योंकि यदि वो जो दूध सप्लाई हो रहा है यदि वो इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो डब्बा बंद दूध जो है नहीं बिक पाएगा, या डब्बा बंद मिल्क प्रोडक्ट नहीं बिक पाएंगे। तो इसके ऊपर भी शक जताया गया था। तो इसीलिए जो है वहां पर उन्होंने जो है उस दूध की खपत को वहां पर बढ़ावा देने के लिए नकली दूध या सिंथेटिक पनीर या खोया उन्होंने बढ़ाना शुरू किया, जिसे हम कह सकते हैं कि सफेद जहर, एक सफेद जहर बना दिया, जहरीला हो गया। और जिसको एक ये भी नाम दिया जाता है कि सफेद दूध का काला कारोबार। तो यहाँ पर स्थिति इतनी क्रिटिकल है, लॉकडाउन ने सब चीजें खोल दी हैं। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं राजस्थान से भी कि 55 लाख, जयपुर का जैसा है 55 लाख लीटर प्रतिदिन जो है दूध की वहां खपत थी, और जो लॉकडाउन की वजह से जो 35 लाख पर आ गई है। यदि 35 लाख पर वो आ गई है और हम जैसे गर्मी में हम जा रहे हैं, अप्रैल मई की बात हो रही है, तो 10 लाख के आसपास जो आंकड़े कहते हैं वो कम हो जाता है। बाकी की जो है खपत जो है 4 लाख के आसपास खपत गाँव में बढ़ गई है लॉकडाउन की वजह से, मजदूर आ गए हैं, गाँव के लोग वापस आ गए, नहीं जा पा रहा है। तो जो बाकी का जो 6 लाख है, यानी कि 6 लाख लीटर प्रतिदिन जो दूध की खपत थी वो नकली थी। ये राजस्थान के आंकड़े कह रहे हैं हमारे सामने। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के आंकड़े भी चुगली कर रहे हैं कि यहाँ पर भी काफी हद तक या काफी बड़ी मात्रा में नकली दूध का कारोबार चल रहा था, जो कि बंद हो गया है इस वक्त। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह की चीजें खा रहे थे, पी रहे थे, और अब जो दूध आ रहा है वो सारा असली है एक तरीके से। ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन जी जिस तरीके से आपने बताया कि असली दूध अब आ रहा है सामने, लेकिन कुछ खबरों की माने और कुछ लोगों से जब बातचीत की गई, दुकानदारों से बातचीत की गई, तो अभी भी जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनियां हैं, वो कोशिश कर रही हैं जो बचा हुआ दूध है उसको लेने के लिए, किसी उपयोग में लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो दुकानदारों का कहना यह है कि इस वक्त भी जो दूध बच जाता है तो वो कंपनीज आकर ले जाती है। जो कंपनीज है जो हम बात कर रहे हैं, मदर डेयरी की हम बात करते हैं, या अमूल की बात करते हैं, नमस्ते इंडिया की बात करते हैं, बेसिकली ये है क्या, ये डेयरी है एक तरीके से। जैसे ये बहुत बड़ी बड़ी डेयरी है, ये दूध कलेक्ट कर रही है वहां से मार्केट लोगों के पास से। तो कितना दूध वो कलेक्ट कर रही है और कहाँ खपत उनकी होगी, कहाँ भेजेंगे। हमारा जो हम जो सोच रहे हैं और हम जो जिस पर सवाल उठाना चाहते हैं वो ये है कि जो शादी जो हो रही थी वो बंद है, जो रेस्टोरेंट बंद है, चाय की ठेलियां बंद है, छोटे बड़ी चीजें बंद है, हलवाइयों की दुकानें बंद है, उन पे ताले लटके हुए हैं। तो ऐसे में जो दूध इनका डेली सप्लाई हो रहा था वो कहाँ गया, क्योंकि जो उनकी खपत है वो तो वही कहीं बरकरार है। दूध तो उतना ही होगा, भैंसे तो उतना ही उत्पादन करेंगी, उतना ही पैदा करेंगी, ज्यादा तो करेंगी नहीं। लेकिन मौसम के अनुसार, जैसे गर्मी की मैंने बात की और राजस्थान का आंकड़ा आपको दिया कि गर्मियों में थोड़ा सा दूध का उत्पादन कम होता है, तो ऐसा वो हर राज्य में होगा। तो हमें ये समझना है कि ये जो नकली दूध की हम बात कर रहे हैं, ये किसकी मिलीभगत से हो रहा था, कौन इसकी सप्लाई करवा रहा था, उसको हमें ढूंढ के निकालना है। हमारे इस लॉकडाउन ने बहुत सारी चीजों को दुरुस्त किया है कोमल। जैसे हमने देखा कि नदियां अपने आप ही साफ हो गई, जबकि हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च किया गया। एयर पोल्यूशन अपने आप ठीक होने लगा, जबकि हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च किया गया। ऐसे ही ये मिलावट का जो दौर है, जिसके अंदर दूध के अंदर मिलावटें की गई, जिस पर बड़ी बड़ी हमने चर्चाएं की हैं, और मीडिया हाउसेस में, चाहे अखबार हो या चैनल हो या कोई भी संस्थान, उन्होंने खुलासे किए हैं, लोग पकड़े गए हैं, बड़े बड़े मौकों पर डिबेट्स भी हमने की हैं। तो हमें अब ये समझना है कि यदि हम नकली चीजें खा रहे थे और किसकी मिलीभगत से खा रहे थे। ये जो गांव देहात के जो किसान हैं या पशुपालक हैं जो शहर में सप्लाई करते हैं, इनके पास में इतना बड़ा तंत्र तो है नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी मिलावटें ये कर सके। ये तो अपना दूध दे सकते हैं या कहीं पे लाके इकट्ठा कर सकते हैं, तो कहीं तो इकट्ठा होता हुआ वहां से ये उसमें मिलावट करने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता होगा।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से जो छापेमारी होती है वो अक्सर त्योहारों पर ही होती है। मेरा अगला सवाल ये है कि सिर्फ त्योहारों पर इस तरीके की छापेमारी की जाती है, अगर रैंडम छापेमारी की जाए, जैसे कि त्योहारों पर छापेमारी करते हैं उसके साथ ही अलग अलग तरीके से और छापेमारी की जाए तो ज़्यादा पोल खुलेंगी, क्योंकि सामान्य समय में छापेमारी नहीं हो पाती है। जब त्योहार होते हैं तभी सरकार सोचती है कि गलत चीज़ ना बनाई जाए तो उसको लेकर छापेमारी की जाती है। अगर रैंडम छापेमारी की जाए तो ज़्यादा पोल खुलने की संभावनाएं हैं। अजय जी, सवाल एकदम सही है और यही सवाल, इसी सवाल पर बात होनी चाहिए। यदि हम रैंडमली जो है इस काम को करें, यानी कि जो सिस्टम है, सिस्टम यानी कि हमारा जो अफसर है, सिस्टम के अंदर पुलिस चौकी, थाना और अधिकारी शामिल हो जाते हैं। यदि खाद्य विभाग या फूड इंस्पेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व होता है और अपनी ड्यूटी को सही ढंग से निभाता है और रैंडमली चेक करता है, छापेमारी करता है, तो जो है इस नकली बाजार को रोका जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि यदि वो अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद रहेगा तो कैसे कोई नकली दूध बना लेगा, कैसे वो जो है वहां तक पहुंच जाएगा। अभी मुझे बड़ी हैरानी है, जैसे 2016 में जो दुग्ध विकास मंत्री राममूर्ति वर्मा थे, उन्होंने उस वक्त ये शुरू किया था कि गोकुल पुरस्कार हम शुरू करेंगे, हम नंद बाबा पुरस्कार शुरू करेंगे और हम जो है दूध की जो उत्पादन उसको 20 लाख से 50 लाख लीटर, 50,000 लीटर दूध तक हम बढ़ाएंगे। तो ये जो सरकार की कोशिश है वो तो ठीक है, पेपरों में बहुत अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो जो है कहाँ जाके फेल हो जाती है, वो फेल हो जाती है हमारी जाकर नकली बाजार के अंदर, जहां पर मिलावट होती है या नकली दूध बनाया जाता है और जिसके लिए बकायदा इतने बड़े स्तर पर बनाया जाता है और पकड़े भी जाते हैं। आप यूट्यूब पे चले जाइए कोमल, आपको ढेरों वीडियो दिखाई दे जाएंगे जो आपको बता देंगे कि नकली दूध कैसे बनता है, कैसे केमिकल का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ा जो सवाल है कि इस दूध नीति के अंदर कहीं भी ये नहीं है कि जो दूध बेच रहे हैं उनके पास लाइसेंस है या नहीं है, वो ऑथराइज पर्सन है या नहीं है। दूसरा, जो खुला दूध है जो छोटे छोटे डेयरियों पर जाता है और जो लोग दूध लेकर आते हैं वो उस दूध की गुणवत्ता की क्वालिटी को चेक नहीं कर सकते हैं। तो जब उनको यही नहीं पता कि दूध असली है या नकली है, इसमें कितनी मिलावट है कितनी नहीं है, जब बनकर आता है तब पता चलता है कि दूध असली है या नकली है। तो ये तो इसके ऊपर तो यानी कि एक सख्त मैं कहूँ कि एक कार्रवाई की आवश्यकता है, इस पर कुछ सुधार की आवश्यकता है, इस पर कुछ नई चीजों को मॉडिफाइड करने की जरूरत है, तभी कुछ हो पाएगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसकी कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, कुछ नीतियां बनाने की जरूरत है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। इस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने बताया कि नीतियों की जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जो चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं वो पूरी तरह से प्योर है कि नहीं। हम दूध की बात कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि नकली दूध का कारोबार भी धड़ल्ले से किया जाता है। जब त्योहारों पर छापेमारी होती है तो ये पोल खुलती हुई नजर आती है। हालांकि रैंडम छापेमारी की अगर बात की जाए तो ये कार्रवाई नहीं हो पाती है। त्योहारों पर ज्यादा इस तरीके की छापेमारी होती है तब पोल खुलती है। बात आपको बता दें, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 2017 में 35,000 लीटर दूध पकड़ा गया था छापेमारी में। वहीं उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में भी 2019 में नकली दूध पकड़ा गया, वहां पर कुछ आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। ऐसी कई जगह हैं जहां से काफी मात्रा में, बड़ी मात्रा में नकली दूध पकड़ा गया है। अब बात कर लेते हैं लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन के समय के दौरान जो आंकड़ा निकल कर आया है 9% बिक्री घटी है दूध की। हालांकि कुछ किसान नेताओं की अगर बात की जाए तो उनके अनुसार अलग अलग राज्यों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो 15% बिक्री में कमी आई है। अगर जो दूध बचता है तो वो कंपनीज ले जाती हैं। अभी कुछ गाँव में ऐसे हालात हैं कि जो किसान या मजदूर अपने घर लौटे हैं तो वो दूध जो घर में आता है वो घर में ही उसका यूज हो रहा है। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि जो देश भर में 9% की बिक्री में कमी आई है, क्या सिर्फ 9% ही दूध काफी था? जो शादी पार्टी और जो रेस्टोरेंट और मिठाइयाँ बनती थी इसके लिए ये 9% ही दूध काफी था? लगातार हम बात कर रहे हैं कि दूध की बिक्री में जो कमी आई है, किस तरीके से लॉकडाउन के समय में हमें पता चला है कि दूध का जो नकली दूध का कारोबार हो रहा था उसके बारे में पता चला। और बात कर रहे हैं हम इस वक्त दूध की जो बिक्री घटी हुई है, खपत घटी है, तो बचा हुआ दूध कहाँ गया? बता दें, दूध की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन में दूध की बिक्री पर कितना असर पड़ा और कितना कृत्रिम दूध के उत्पादन की यहाँ पर बात करेंगे। जो कृत्रिम दूध है उसकी भी बात कर लेते हैं। जो मिठाइयाँ बनती हैं उसकी दुकानें बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, सारी चाय की दुकानें बंद हैं, शादी और पार्टीज भी नहीं हो रही हैं। तो
इनमें खपने वाला दूध क्या सिर्फ 9% ही था जिसकी कमी आई है। सूत्रों की माने तो दूध की खपत में और बिक्री में 9% की गिरावट आई है। सिर्फ 9% दूध शादी या पार्टी मिठाइयों के बनने में यूज किया जाता था। सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ होता नजर आता है कि 9% दूध काफी था क्या इन पार्टीज के लिए? सोचने वाली बात है। इस समय जब किसी भी तरह की शादी पार्टी नहीं हो रही है, किसी भी तरह की मिठाई की दुकानें नहीं चल रही हैं, ना चाय के स्टॉल चल रहे हैं, फिर ये दूध कहाँ गया? साफ अंदाजा लगाया जा सकता है इससे कि कृत्रिम दूध और मावे का कितना उपयोग होता होगा जब दूध की खपत बढ़ती होगी, क्योंकि 9% में तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन पार्टीज और रेस्टोरेंट में काम नहीं हो पाता होगा। जाहिर सी बात है, आप इसका फैसला खुद भी कर सकते हैं कि अगर खपत बढ़ती होगी तो कितनी बड़ी मात्रा में कृत्रिम दूध का उपयोग किया जाता होगा। अगर कृत्रिम दूध के उत्पादन की बात कर ली जाए तो पिछले कुछ सालों का इतिहास उठाकर देख सकते हैं, जहां साल 2017 में यूपी के आगरा में 300 लीटर कृत्रिम दूध छापेमारी में पकड़ा गया था। 2019 की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मुरैना में 32,000 लीटर कृत्रिम दूध छापेमारी के दौरान पकड़ा गया था। अब साल 2020 की बात कर ली जाए तो यूपी के रामपुर में भी कृत्रिम दूध भारी मात्रा में पकड़ा गया था और आरोपी भी वहां से गिरफ्तार किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम अक्सर इस तरीके की छापेमारी करता रहता है, लेकिन जब ये छापेमारी रैंडम तरीके से की जाएंगी तो जाहिर सी बात है तो लोगों के सामने सच्चाई सामने आएगी। वहीं आपको बता दें कि 325 से 375 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपयोग में लिया जाता है। पूरे साल भर की अगर दूध उत्पादन की बात कर ली जाए तो 155 मिलियन टन लीटर से लेकर 187 मिलियन टन लीटर दूध का उत्पादन एक साल में किया जाता है। तो सोचिए जरा कि क्या मजबूरी बन सकती है जो दूध की खपत होती है, उसको लेकर अगर बात की जाए तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक किसान नेता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। जी नमस्कार जी, आपका धन्यवाद। जी धर्मेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन के समय में दूध की जो खपत हुई है, जो इसमें घटी हुई बिक्री है, खपत घटी है, इस पर बातचीत कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ी सी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि आप किसान नेता हैं तो आपको आपकी जानकारी में होगा कि इस वक्त दूध की कितनी बिक्री घटी है, कितनी खपत घटी है। देखिए, दूध का जो लॉकडाउन पे दूध के किसान पे जो असर आया है जी, उसका नुकसान जो है किसी न किसी कारण से 50 से 60% का उसका नुकसान हो गया है जी। इसका कारण ये है कि गांव में जो ब्रांडेड डेयरियां थी, जो दिल्ली की डेयरियां थी, दूध उठाती थी, उन्होंने दूध लेना बंद कर दिया, उनके काउंटर बंद हो गए। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आई है, जो हर गांव में भट्टियां चलती थी खोया बनाने की जी, और उससे वे पनीर निकालते थे, मावा निकालते थे। तो आजकल सब कॉमर्शियल एक्टिविटी कम बंद है, शादी समारोह हो नहीं रहे हैं, रेस्टोरेंट चल नहीं रहे हैं, हलवाई की दुकान बंद है, तो तमाम ऐसी गतिविधियां बंद हैं, तो जिससे दूध की खपत में कमी आई है। दरअसल इस बार अगर देखें तो आप पिछला जो भी रिकॉर्ड देखें, चाहे बंगाल का अकाल रहा हो, चाहे बिहार का अकाल हो, चाहे महाराष्ट्र का अकाल हो, उस समय परिस्थिति हमारे सामने आपूर्ति की थी जी, मांग ज्यादा थी। इस बार विपरीत परिस्थितियां हैं। इस बार जो है खाद्यान्न से लेकर दूध, फल, सब्जियों तक मांग नहीं है, आपूर्ति की दिक्कत नहीं है। किसान के पास बहुत कुछ है लेकिन मांग नहीं है। तो मांग नहीं है तो उसके दाम गिर गए। जैसे गाँव में जो है 15 से 20 रुपए तक दाम गिर गए दूध के। अगर बात की बात तो यूपी के बागपत की ही बात कर लेते हैं, जहां हमने कुछ किसानों से बात की तो उनका कहना है, जो पशुपालक हैं और किसान हैं, उनका कहना है कि इस वक्त दूध की बिक्री इस तरीके से घटी है कि दूध पानी के भाव बिक रहा है। जितने में एक पानी की बोतल आ जाती है उतने में अब दूध को बेचा जा रहा है। जो कंपनीज आती है वो उसी भाव में दूध लेकर जाती है। तो इसकी देखो, बागपत का आपने उदाहरण दिया, बागपत फिर भी दिल्ली के करीब है, कोई पास वास का इंतजाम करके कुछ लोग ले जाते हैं। लेकिन अगर आप और अंदर चले जाओगे उत्तर प्रदेश के, आप बिजनौर या सहारनपुर के बॉर्डर चले जाओगे या पूर्वांचल में चले जाओगे तो वहां देखने को मिलेगा
कि वहाँ पे बिल्कुल डिमांड जो है रही नहीं। जो डिमांड है वो डोमेस्टिक है, गांव की है। और गांव में अधिकतर लोग जो है पशुपालन का काम करते हैं और ये किसानों का एक सह धंधा था। जैसे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है और कभी भी पिछले 2-3 साल से समय पे नहीं हो पाता, तो किसान की जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं थी, जो रोज की दिक्कतें थी केस की, वो उससे दूध से पूरा करता था। और इसके उलट में एक बात और बता दूं कि दूध के दाम गिरे हैं, जबकि चारा और पशु आहार जो है वो डबल रेट में हो गया है। पशु आहार की कालाबाजारी को प्रशासन रोक नहीं पा रहा है, या आप ये कहो कि परिवहन उस तरह से नहीं हो पा रहा है, तो दूध के किसान को डबल दिक्कत है। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा दूध सड़कों पे फेंक रहे थे, फिर हम बहुत सारे लोगों की बात हुई, वहाँ पे स्वामीनाथन फाउंडेशन ने मदद भी की और वहाँ पे लोगों ने, किसानों ने ही पाउडर बनाना शुरू कर दिया। जी, एक तरीके से दूध को स्टोर करना शुरू कर दिया। जी, एक बात और बताऊं कि 2 बातें बड़ी क्लियर हुई हैं कि देश में जो किसान है दूध के दाम इसलिए भी नहीं मिलते किसान को। आज अगर 40 रुपए में भी बात करें तो एवरेज नहीं आता किसान का। दूध के साथ मिला के जो कृत्रिम दूध का धंधा था या मिक्स्ड पाउडर का धंधा था, मेरा सवाल यही है कि जो अभी तक हमने दूध की बात की, जो नेचुरल दूध होता है वो प्योर दूध होता है, उसकी हमने बात की। जो आपने खपत की बात बताई या फिर किसानों द्वारा जो दूध फेंका जा रहा था उसकी बात बताई। अब बात कर लेते हैं जो सामान्य समय में दूध का यूज होता था। अब तक की अगर बात की जाए तो देश भर में 9% की कमी आई है दूध की बिक्री में। तो क्या सिर्फ ये 9% दूध काफी था जो सामान्य समय में यूज होता था दूध का, शादी पार्टी रेस्टोरेंट मिठाइयाँ बनाने में, क्या ये पूर्ति करता था ये 9%, या फिर इसका कोई दूसरा तरीका था? जैसे कि आपने कृत्रिम दूध का नाम लिया, तो क्या कृत्रिम दूध इतनी भारी मात्रा में बनाया जाता था या फिर सिर्फ 9% दूध ही काफी था? इसके बारे में जानना चाहिए। जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। देखिए, हम लंबे समय से भारत सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि देश में जो दूध का किसान है उसको दाम नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि देश में कृत्रिम दूध का धंधा जोरों पर है। और दूसरा, इसका जो ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट है वो बहुत खतरनाक है। अगर आपने कई बार देखा हो तो नोएडा के गाँव में, आसपास दिल्ली NCR में कई बार लोग पकड़े गए जो यूरिया पाउडर केमिकल से दूध बनाते थे। दूसरा, मैं आपको एक बात और कर दूं कि एक तो ये रैकेट है जो मैंने आपको बताया, एक दूसरा सिस्टम है कि आजकल जो है भारत सरकार डेयरी प्रोडक्ट में कुछ परमिशन दे रही है कंपनियों को, और दुनिया में जो है दूध का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। और यूरोपियन कंट्रीज में जो है दूध के प्रोडक्शन के जो मिक्स्ड पाउडर है या क्रीम है उसके ढेर लगे हुए हैं। और जो US इंडो FTA की जो मतलब चर्चा है, जो पाइपलाइन में है, जिसपे सरकार आगे बढ़ रही है, उसमें मेन यही है कि डेयरी प्रोडक्ट को परमिशन दी जाए भारत में। तो कुछ कंपनियां जो है आयात करती थी मिक्स्ड पाउडर का, और यहाँ भी जब दूध सरप्लस हो जाता था तो वो मिक्स्ड पाउडर जो है स्टोर करके रख लेती थी। तो आज जो ये कंपनियां है, मदर डेयरी का हो, पराग का हो, अमूल का हो, इनके पास जो पाउडर है, जो आयातित पाउडर है या इनका बना हुआ पाउडर है, ये दूध खरीदने से ज्यादा इस शॉर्टेज के टाइम में उसका उपयोग कर रहे हैं, अपना स्टोर खत्म कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रेश दूध नहीं है। अभी रिपोर्ट आई थी कुछ 1 महीना पहले, उसमें कहा गया था कि पैकेट का दूध हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये फ्रेश नहीं है। आप किसी भी प्लांट में चले जाओ तो बहुत बड़े बड़े तालाब जैसे टैंकर मिलेंगे, वहाँ पे RO का पानी उसमें इकट्ठा किया जाता है, गर्म करके उसमें पाउडर को मिलाया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो देश में आज की तारीख में जो दूध का व्यवसाय है और ये सीधा ह्यूमन हेल्थ से जुड़ा हुआ है, लेकिन सरकारें इस पे कोई काम नहीं कर रही है। आपने कहा सरकार कोई काम नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने अपनी परेशानी बताई, तो ऐसे में क्या करना चाहिए सरकार को या प्रशासन को कि किसानों की और पशुपालकों की ये परेशानी दूर हो जाए, या फिर ये जो नकली दूध है ये कारोबार कम हो जाए? क्योंकि दूध को स्टोर किया जा रहा है ये सभी जानते हैं, पाउडर में बदला जा रहा है ये भी जानते हैं, लेकिन किस तरीके से ये कृत्रिम दूध का व्यवसाय है इस पर लगाम कसी जाए? तो इसमें मेरा ये कहना था जी कि हम लंबे समय से एक मांग ये भी कर रहे हैं कि जब तक आप जो है केवल फाइन की बात करते रहेंगे या छोटा मोटा फाइन देके आप छोड़ देंगे जुर्माने में, तब तक ये धंधा रुक नहीं सकता।
इसके लिए सरकार को जो है इसमें क्रिमिनल ऑफेंस में इसको लेके जाना पड़ेगा और इसमें जो है सजा की बात रखनी पड़ेगी। कानून में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा कि इसमें हार्ड से हार्ड सजा हो, क्रिमिनल ऑफेंस हो। जब तक इस तरह के कानून नहीं होंगे तब तक जो है कृत्रिम दूध का धंधा रुक नहीं सकता। दूध कृत्रिम नहीं है जी, पनीर आपको कृत्रिम मिलेगा, आपको जो है ये जो है डालडा घी मिला के और उसमें सेंट लगा के और देसी घी के नाम पे बेचा जाता है। मैं गारंटी से आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो किसान जो असली घी होगा, अच्छा घी होगा, वो 700 रुपए से कम नहीं बेचा जा सकता। किसानों का एवरेज नहीं आ सकता, चाहे रामदेव जी हो, चाहे मधुसूदन हो, चाहे दूसरी कंपनियां हो, 500 रुपए में कोई शुद्ध देसी घी दे नहीं सकता। अगर कोई दे भी रहा है और दावा करता है, हमारे देश में ये आंकड़ा है, लेकिन जो 9% की कमी आई है, सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि क्या सिर्फ 9% दूध काफी था सामान्य समय में मिठाइयाँ, शादी पार्टी के लिए। फिलहाल इसी के साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीसी टाइम्स।